हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपके करियर से रिलेटेड आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए जो मैंने फर्स्ट वीडियो आपको दी थी वो आप अच्छे से सुन चुके हैं और उस पर वर्किंग भी शुरू कर चुके होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है आप लोगों पर। चलिए, और अगर नहीं की हो तो फिर कर देनी चाहिए। डन। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको एलपीपी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, ऑपरेशंस रिसर्च के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। ऑपरेशंस रिसर्च के अंदर एक टॉपिक एलपीपी के नाम से हमें पढ़ने को मिलता है। एलपीपी इज द बेसिक टॉपिक ऑफ द ऑपरेशंस रिसर्च। एलपीपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एलपीपी, वहां से हम शुरुआत करते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। एज यूजुअल, हमेशा की तरह हम इसके शब्दों पर विचार कर लेते हैं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि पहले नाम का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेना चाहिए। उस नाम में से बहुत कुछ निकल करके आता है तो निकाल करके देख लेना चाहिए। यहाँ देखते हैं, पहला ही नाम हमें नजर आता है, पहले ही वर्ड का मीनिंग नजर आता है, रेखिक। रेखिक प्रक्रमण समस्याएं, प्रक्रमण समस्याएं। तीन शब्द यहाँ नजर आ रहे हैं। समस्याएं ये तो हम जानते ही हैं, प्रक्रमण इस पर मैं आपसे डिटेल डिस्कशंस लेटर ऑन बाद में करूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं रेखिक शब्द की। देखिए, रेखिक शब्द क्या करने वाला है, इसके नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। मतलब यहाँ हम कुछ ऐसी वर्किंग करने वाले हैं जिसमें मैथमेटिकल रिलेशंस जो हमें मिलेंगे वो रिलेशंस लीनियर फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। लीनियर फॉर्मेट का मीनिंग आप समझ चुके हैं। लीनियर फॉर्मेट मतलब जहां वेरिएबल्स की पावर 1 हो, कोई भी दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हों। वेरिएबल्स की संख्या वो कितनी भी हो सकती है, वेरिएबल 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 एनीथिंग, कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। लेकिन लीनियर वर्ड क्या करेगा, उन वेरिएबल्स को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। वो वेरिएबल्स सिर्फ कौन सी फॉर्मेट में आ पाएंगे, लीनियर फॉर्मेट में, अर्थात उनकी पावर केवल 1 आ पाएगी। तो अगर हम एक सिंगल वेरिएबल से बात शुरू करें, मैं मान लो कि मैं एक सिंगल वेरिएबल लेकर एक्स लेकर के कोई लीनियर रिलेशन में अगर लिखने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ ऐसा नजर आ सकता है। मैं कोई रिलेशन इस तरह से लिख सकता हूं, लाइक एक्स इज इक्वल टू 0, इट इज ए रिलेशन। लेफ्ट हैंड साइड इज एक्सप्रेशन एंड एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन, ये एक समीकरण है। तो ये जो समीकरण है एक संबंध बता रही है कि जो x है उसका मान 0 है। लेकिन देर आर फ्यू पॉसिबिलिटीज आर मोर। देखिए, व्हाट आर द फ्यू पॉसिबिलिटीज, इट मे बी x may be greater than 0, x greater than 0 भी तो हो सकता है। फर्दर वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर, x लेस देन 0, x लेस देन 0 भी तो हो सकता है। तो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज। आपको रिकॉल करना है, आपको ध्यान आएगा रियल एनालिसिस बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर, रियल नंबर सिस्टम के अंदर हमने ये पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था, आपको ध्यान आएगा। ऑर्डर रिलेशंस के अंदर एक रूल हमने पढ़ा है, ट्रांजिट ट्राइकोटोमी लो, त्रिविभागी नियम। दो नंबर्स में से कोई एक नंबर दूसरे नंबर से या तो बड़ा होता है या छोटा होता है, या दोनों नंबर बराबर होते हैं। एनी वन ऑफ देम, इनमें से कोई एक चीज लागू होती है, तीनों एक साथ नहीं, या तीन में से कोई दो एक साथ नहीं, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी ही पॉसिबल है। ये हम ट्राइकोटोमी लो रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। तो वही चीज हमें यहाँ नजर आती है। हम अगर इस पर बात करें तो जैसे ही हम x इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर y एक्सिस की फीलिंग आती है, हमें नजर आता है, हमें ध्यान आता है कि अरे सर x इज इक्वल टू 0 तो y एक्सिस है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसे 2D ज्योमेट्री पर ले जाने वाले हैं। अगर हम इसे 2D ज्योमेट्री पर ले जा करके देखें तो ये हमें एक सरल रेखा नजर आएगी। अब देखना ये है कि ये चीज क्या नजर आएगी, ये कैसे नजर आएंगे और कहाँ नजर आएंगे। 2D ज्योमेट्री के अंदर जाकर के देखते हैं। मैंने आपको एक बार पहले, शायद आपको ध्यान आएगा, पिछली क्लासेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर ये बताया हुआ है कि डेकार्ट्स नामक गणितज्ञ ने बीजगणित का उपयोग ज्यामिति में करके निर्देशांक ज्यामिति को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। जो आज प्रेजेंट सिनेरियो हम देखते हैं 2D ज्योमेट्री का, इसमें डेकार्ट्स नामक गणितज्ञ का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। तो वही चीज हम करने वाले हैं, एल्जेब्रा यानी कि एल्जेब्रिक रिलेशंस, बीजगणितीय संबंधों का उपयोग 2D ज्योमेट्री के अंदर हमें किस तरह से क्या प्रेजेंट करते हुए नजर आता है वो हम देखने वाले हैं। देखिए, x इज इक्वल टू 0 मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। यदि मैं यहाँ x इज इक्वल टू 0 ड्रॉ करता हूँ तो सीधा सीधा मुझे y एक्सिस ड्रॉ कर लेनी चाहिए। ये मैंने y एक्सिस ड्रॉ कर ली है। इसकी इक्वेशन जो होगी वो x इज इक्वल टू 0 होगी।
ये भी मैंने लिख ली है। अब x इज इक्वल टू 0 किसे रिप्रेजेंट करेगी, आपको मेरी कुछ बातें ध्यान आने लगेंगी। आपको ध्यान आने लगेगा मेरे द्वारा बोला जाने वाला एक वर्ड कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं का संग्रह। ये बिंदुओं के संग्रह को रिप्रेजेंट करेगी, सेट सॉरी, बिंदुओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पॉइंट्स का कलेक्शन है और उस उन पॉइंट्स की नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनकी प्रकृति है कि वो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हमें मिलते हैं उन सबका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। यही वाई अक्ष की विशेषता है, उसी को हम एक्स इज इक्वल टू 0 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट सदैव 0 है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं अब क्या हुआ जब ये लाइन हमने ड्रॉ की। इस लाइन ने क्या किया, आप ये पाएंगे कि इस लाइन ने इस समतल को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में ब्रेक कर दिया। तो ये जब दो पार्ट हमें नजर आ रहे हैं, समतल के दो भाग नजर आ रहे हैं, एक इधर और एक उधर, ध्यान दीजिएगा, समतल के तो दो भाग नजर आए, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो समतल पर जो बिंदु थे, प्लेन पर जो पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स था, जो बिंदुओं का संग्रह था, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, वो पॉइंट्स का कलेक्शन दो नहीं 3 भागों में डिवाइड हो चुका है। 3 भाग नजर आ रहे हैं हमें, एक पार्ट इस साइड में नजर आ रहा है, एक पार्ट हमें इस साइड में नजर आ रहा है, लेकिन एक पार्ट ये खुद भी तो है, इस पर भी तो पॉइंट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेनेवर वी ड्रॉ अ लाइन, जब जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सरल रेखा ड्रॉ करते हैं, तब तब 2D ज्योमेट्री के प्लेन के समस्त बिंदु 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं। सीधा सीधा संबंध ये रहे वो 3 भाग। आई थिंक बहुत कुछ ठीक ठाक आपको समझ में आने लगा है। तो फिर अब हम ये जानना चाहेंगे कि इनमें से कौन सा पार्ट किसे रिप्रेजेंट करे। तो ये तो नजर आ ही गया है कि x इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये हम पहले से ही जानते हैं कि यदि हम यहाँ 2D फ्रेम बना दें, वी में फ्रेम बना दें, तो फिर ये एक्सिस और ये वाई एक्सिस और इस साइड में जो पॉइंट्स के का कलेक्शन है, यहाँ जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स x ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये तो हमारी नॉलेज का पार्ट है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने अक्सर काम में लिया है। तो 2D प्लेन के अंदर इस साइड के जो पॉइंट्स हैं वो x ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि मैं यहाँ पर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये जो मैंने स्टार मार्क करके कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स शो किया है, हम पाएंगे कि ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स x लेस देन 0 को शो करने लगता है। एक सेकंड के लिए सोचिए, ये 3 भाग, 3 कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हमें दे रहे हैं। जैसे इस एक लाइन ने समस्त बिंदुओं को 3 भागों में बांट दिया है, बिल्कुल वैसे ही प्रत्येक लाइन, एवरी लाइन, प्रत्येक लाइन पूरे समतल के समस्त बिंदुओं को सदैव 3 भागों में बांटेगी, सदैव 3 भागों में बांटेगी। सभी बिंदु 3 भागों में बढ़ जाएंगे और वो तीनों जो पार्ट हैं वो इन्हीं 3 रिलेशन से आपको रिलेट होते हुए नजर आएंगे। अब हमारा ये काम होगा, हमें ये सीखना होगा कि उन 3 रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन कौन से वाले रीजन को, कौन से वाले क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाला है या करता है। तो उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं यहाँ जो कुछ मैंने लिखा है, मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे लिखने में समय खराब ना करें, बल्कि मेरी बातों को सुन करके अपनी थॉट्स को डेवलप करें। ध्यान से बात सुनते जाएं, डीप थॉट्स के अंदर जाएं, ताकि आपका ब्रेन पुरानी नई चीज़ों को इकट्ठा करके और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट फॉर्मेशन करे। चलिए हम देखते हैं, एक और सरल रेखा यहाँ पर बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। देखिए मैं एक सिंपल सी लाइन और लिख लेता हूँ। अब मैं वेरिएबल्स की संख्या बढ़ा रहा हूँ, अब एक सिंगल वेरिएबल नहीं बल्कि 2 वेरिएबल्स लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि मैंने एक सिंपल सी लाइन 3x + 4y = 12 कंसीडर की है। माना कि ये एक लाइन है। अब इसे मैं 2D ज्योमेट्री में मैं ड्रॉ करूंगा। जब मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो ये जहां जाकर के ड्रॉ होगी, ये इस प्लेन के सभी बिंदुओं को 3 भागों में बांट देगी और हम ये जानना चाहेंगे कि उनमें से कौन सा पार्ट 3x + 4y > 12 को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा पार्ट 3x + 4y < 12 को रिप्रेजेंट करता है। वी हैव द 3 रिलेशंस विद दिस लीनियर एक्सप्रेशन। ये 3x + 4y मेरे लिए एक रेखीय व्यंजक है जिसका 12 से 12 से मैंने संबंध बताया है। इट में बी इक्वल टू 12, इट में बी ग्रेटर देन 12, इट में बी लेस देन 12। आप सब अच्छे से जानते हैं 3x + 4y एक व्यंजक है
और इस व्यंजक को जब हम किसी रिलेशन से रिलेट कर देते हैं तो ये कथन बन जाता है, स्टेटमेंट बन जाता है। ये बात मैंने आपको फर्स्ट ईयर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ाते समय बहुत डीप में समझा रखी है कि ये मेरे लिए कथन बन चुका है, जिसमें मैं अगर शब्दों में बोलूं तो मैं पूरी एक लाइन बोल सकता हूं कि x तथा y वेरिएबल इस प्रकार से हैं कि इसका 3 टाइम्स और इसका 4 टाइम्स ऐड करने पर 12 के इक्वल हो जाता है। तो इट इज ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट बन चुका है। इन द सिमिलर वे इट इज अनदर स्टेटमेंट एंड इट इज अनदर स्टेटमेंट। बात यहाँ पर है कि यदि इनको 2D ज्योमेट्री में प्रेजेंट किया जाए तो ये कौन से पॉइंट्स को हमें उपलब्ध करवाएंगे, मतलब 2D ज्योमेट्री हमें कौन से पॉइंट्स ढूंढ कर देगी जो इस कथन को सही बनाए रखें, ये कथन सही बना रहे। आपको ध्यान है, आप लोग लॉजिकल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कथन के साथ 2 वर्ड लगते हैं, ट्रू और फॉल्स। वे पॉइंट जो इस कथन को ट्रू रखेंगे वो मुझे ढूंढने हैं, वे पॉइंट्स जो इस कथन को ट्रू रखेंगे वो भी मुझे ढूंढने हैं, और जो इसे ट्रू रखेंगे वो भी मुझे ढूंढने हैं। तो ये ढूंढना जब हम सीखते हैं उसी को हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वलिटीज या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इनइक्वलिटीज। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक इसी पर चल रहा है कि हाउ कैन वी फाइंड द पॉइंट्स दिस how can we find the points which satisfies the one of them relation, एक इनमें से किसी एक रिलेशन को सेटिस्फाई करें, ऐसे पॉइंट्स को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी चीज को। माना कि मुझे इस पर वर्किंग करनी है, मेरा पहला काम है मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं। जब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे व्हाट आर द डिफिकल्टीज देयर, डिफिकल्टीज क्या क्या होंगी। देखिए लाइन के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी है, जैसे आप इसे इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इंटरसेक्ट फॉर्म के अंदर ये x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1 बन जाएगी। इट इज अ लाइन। अगेन हम इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c में भी चेंज कर सकते हैं। यदि आप इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c में चेंज करते हैं देन व्हाट हैपेंड, अगर आप इसे y इज इक्वल टू mx प्लस c में चेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू minus of the 3/4 x plus 4, I'm sorry 3, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये मुझे y इक्वल टू mx प्लस c में नजर आएगी। सोचिए मैं चाहता हूं कि मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। यदि मैं इसकी हेल्प से ड्रॉ करता हूं देन देर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, एक्सपेरिमेंटल डिफिकल्टीज हैं, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी नहीं होती। थ्योरेटिकली तो हम मैथमेटिक्स में किसी भी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, वी हैव द मैनी लॉजिक्स, लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिकल अप्रोच पर लेकर के आ रहे हैं, हम इसे ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं। मैं इसे y इक्वल टू mx प्लस c की हेल्प से यदि ड्रॉ करता हूं तो यहाँ जो मुझे m की वैल्यू नजर आती है वो माइनस ऑफ द 3/4 नजर आती है, यानी कि जो tan थीटा मुझे नजर आता है ये माइनस ऑफ द 3/4 नजर आता है, और ये माइनस ऑफ द 3/4 में थीटा इज इक्वल टू मुझे tan इनवर्स ऑफ द माइनस 3/4 नजर आता है। सोचिए ये मेरे लिए प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली मुझे पता है इसका एग्जिस्टेंस है, थ्योरेटिकली पता है मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, थ्योरेटिकली मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे प्रैक्टिकली यहाँ इस एंगल को ड्रॉ इजीली नहीं कर पाऊंगा। ये बात आप समझ चुके हैं। मतलब ये जो सरल रेखा की फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट लाइन को ड्रॉ करते समय प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली इस लाइन को ड्रॉ करते समय मुझे डिफिकल्टीज आने वाली हैं, परेशानी आने वाली है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, इसे तो यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लग गया है कि ये तरीका ठीक नहीं रहेगा, हम इस पर वर्क नहीं करेंगे। सोचते हैं इसके बारे में। दिस द वेरी सिंपल वे, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने का ये सबसे आसान तरीका हो सकता है। हाउ, कैसे, देखिए ये तरीका हमें बताता है कि व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस पर मुझे अगर इंटरसेप्ट पता लग जाते हैं तो ये वर्क मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब इन एक्सिस के अंदर मैं एक्स एक्सिस पर 4 का इंटरसेप्ट अगर मैं कट कर दूं तो उसके लिए पहले मुझे थोड़ा सा स्केल कंसिडरेशन कर लेना है। मैंने स्केल कंसिडरेशन किया
तो एक एक परफेक्ट सा अंदाजा आपका होना चाहिए। आप यहाँ परफेक्ट सा अंदाजा रखकर इक्वल डिस्टेंस पर मार्क कर लीजिए। इस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ थोड़ा मार्क करते समय डिस्टेंस इक्वल रखिएगा। मैं एक बात पर आपका ध्यान ले जाऊंगा यहाँ एलपीपी को सॉल्व करते समय एग्जामिनेशन के अंदर हमें ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, राइट। तो जब ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा तो फिर ये काम आपको स्वयं ही करना है। आप स्केल की हेल्प ले सकते हैं। आप स्केल की हेल्प से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट मार्क कर लीजिए। अब ये जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं उसी रेशो में यहाँ पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। ये मेरा स्केल कंसीडरेशन है। ये स्केल कंसीडरेशन डिपेंड करेगा हमारी सिचुएशंस पर। अगर यहाँ 40 होता और यहाँ 30 होता तो मैं 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट्स मान लेता, राइट। तो फिर मेरा काम इजीली हो जाता। 4 सेंटीमीटर पर मुझे 40 यूनिट्स मिल जाती। ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। इसे तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो करते ही हैं हम, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके अंदर से एक छोटी सी बात आपको सीखनी है जो आपको गलती करने से बचाएगी। ध्यान से मेरी बात रिकॉल कीजिए। आई एम सॉरी, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। ओके, देखिए आप लोगों को यदि मैं ऐसा बोलूं कि आपको स्केल कंसीडरेशन करना है, 2D ज्योमेट्री का फ्रेम आपको तैयार करना है। यदि किसी स्टूडेंट ने एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स कंसीडर कर लिया और किसी उसने वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स कंसीडर कर लिया, व्हाट हैपेंड देन? तब क्या होगा ये आपको सोचना है, ये आपको सीखना है। इससे क्या गलती हो जाएगी वो आपको सीखनी है ताकि वो गलती आपसे ना हो। सोचिए ध्यान से, यदि मैं दोनों एक्सिस पर स्केल अलग अलग कंसीडर कर लेता हूं जैसा हम करते थे, आपको ध्यान आ रहा है कि आप करते थे 9th 10th के अंदर, यहाँ लिखा करते थे पैमाना एक्स एक्सिस पर स्केल ऑन द एक्स एक्सिस, पैमाना वाई एक्सिस पर स्केल ऑन द वाई एक्सिस, और आपके द्वारा जो कंसीडरेशन होता था वो अलग अलग होता था। आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कुछ भी एक्स एक्सिस पर ले लेते थे और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कुछ भी आप वाई एक्सिस पर ले लेते थे। याद आ रहा है आपको? 9th 10th रिकॉल कीजिए। यदि आपने ऐसा यहाँ कर दिया तो हमारे ग्राफ्स गलत हो जाएंगे, हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। क्यों, कैसे, क्यों गलत हो जाएगा? आप कहेंगे सर 9th 10th में करते थे, वहां तो नहीं होता था। बिल्कुल वहां नहीं होता था क्योंकि वो जो ग्राफ आप बनाते थे वो ग्राफ स्टेटिस्टिकल ग्राफ थे। ध्यान दीजिएगा, स्टेटिस्टिकल सांख्यिकीय ग्राफ थे। सांख्यिकीय ग्राफ के अंदर हिस्टोग्राम बनाते समय, फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाते समय, इस तरह की जब हम चीजें बनाते हैं, बार डायग्राम बनाते समय, आप अलग अलग पैमाने पर अलग अलग एक्सिस पर अलग अलग पैमाना मान सकते हैं। लेकिन ये सुविधा 2D ज्योमेट्री में अवेलेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सोचो, मैंने अगर यहाँ कुछ माना और यहाँ कुछ और मान लिया तो हमारी लाइंस के स्लोप गलत हो जाएंगे। स्लोप, इसका सही स्लोप तो मुझे तभी मिलेगा जबकि इसका रेशो और इसका रेशो मैंने इक्वल कंसीडर किया हो। विचार करो, यहाँ पर मैं 4 यूनिट को इतना बड़ा मान लूँ और यहाँ मैं 3 यूनिट को इतना सा रहने दूँ तो मेरी लाइन तो नीचे दब गई तो फिर उसका तो एंगल बदल गया, उसका तो स्लोप चेंज हो गया। स्लोप चेंज हो गया तो वो लाइन गलत हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए हैं और आप ध्यान रखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लाइन ड्रॉ करते समय कभी भी दोनों एक्सिस पर अलग अलग स्केल कंसीडरेशन नहीं करना है। आपको सेम स्केल पर वर्किंग करनी है। जो जितनी डिस्टेंस पर आपने यहाँ 1 यूनिट माना है उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ 1 यूनिट मानिएगा, और 1 यूनिट को आप जितने भी 1 सेंटीमीटर को आप जितने भी यूनिट मान रहे हैं उतना ही यूनिट आपको वाई एक्सिस पर कंसीडर करना है। मुझे उम्मीद है आपको बात न केवल समझ में आई है बल्कि आप ध्यान रखने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस करते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए, इस गलती से बचना है। डन। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसे जब हम ड्रॉ करें तो मुझे यहाँ पर 4 यूनिट्स नजर आती हैं। ये 4 यूनिट्स मुझे एक पॉइंट अवेलेबल कराएगी एक्स एक्सिस पर और वो पॉइंट होगा 40।
और ये मुझे y एक्सिस पर एक पॉइंट अवेलेबल करवाएगी जो पॉइंट होगा 0 का है। मुझे एक लाइन पर 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। एज यूजुअल हम जानते हैं कि कभी भी किसी भी लाइन पर अगर 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हम एक यूनिक लाइन बना सकते हैं, एक अद्वितीय रेखा बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2D ज्योमेट्री किसी भी एक पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन होती है वो यूनिक नहीं होती, अद्वितीय नहीं होती। इसके विपरीत अगर 2 पॉइंटों से गुजरने वाली रेखा की बात करें तो वो यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। इस तरह से हम एक अद्वितीय रेखा प्राप्त कर लेंगे। अब वो जो अद्वितीय रेखा मिलेगी उसके लिए मुझे इन 2 पॉइंट्स को यहाँ मार्क कर देना चाहिए। यदि मैं इस पॉइंट को यहाँ से एक्स एक्सिस पर मार्क करता हूँ तो 4 0 1 2 3 4, यहाँ पर मैं 4 0 मार्क कर सकता हूँ। ये 4 0 मुझे मिल चुका है। 0 3 मार्क करें, यहाँ हम 0 3 मार्क कर सकते हैं। ये 0 3 मुझे मिल चुका है। इस तरह से 2 पॉइंट्स मुझे प्राप्त हो चुके हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को विद हेल्प ऑफ स्केल हम पैमाने की सहायता से इन्हें मिला दें तो हमें ये वाली सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। देखिए, तो यहाँ इन्हें हम मिला देते हैं। ये मैंने इसको मिला दिया। इस तरह से एक सरल रेखा हमने प्राप्त कर ली। तो ये जो सरल रेखा हमें मिली है, ये सरल रेखा उन पॉइंट्स को शो करेगी, वेरिएबल्स के उन मानों को शो करेगी जो इस समीकरण को संतुष्ट करें, जो इस सरल रेखा के समीकरण को सेटिस्फाई करें। अर्थात इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका 3 टाइम्स और उनका 4 टाइम्स ऐड कर देने पर, एक्स कोऑर्डिनेट का 3 टाइम्स और वाई कोऑर्डिनेट का 4 टाइम ऐड कर देने पर मुझे हमेशा 12 मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ हमें 2 दूसरे क्षेत्र भी प्राप्त हो चुके हैं। ये जो दूसरे क्षेत्र, दूसरे रीजन हमें प्राप्त हुए हैं, इन रीजन्स को हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा रीजन इसको रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा रीजन इसको रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात कौन से रीजन के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे और कौन से रीजन के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस रीजन के इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इनमें से कौन सा क्षेत्र किसका, कैसे करें। देखिए, हम एक सुविधाजनक काम यहाँ करते हैं। देखो, अक्सर क्या होता है, हम बोला करते हैं कि इस लाइन के इधर का क्षेत्र, इस लाइन के उधर का क्षेत्र। तो भाई देखो, मैथमेटिक्स के अंदर ये इधर उधर कुछ नहीं होता, इधर उधर नहीं। हम बात करें मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज के लिए मेरा पहला काम है, मैं इन 2 क्षेत्रों को कुछ अच्छा सा नाम दूं, नोमेनक्लेचर, नामकरण में इनका करूं। कैसे कर सकते हैं? किसी पॉइंट के रेफरेंस से हम ये काम कर सकते हैं। हम किसी पॉइंट का रेफरेंस रखते हुए इनका पहले नामकरण कर लें। जैसे मैं यहाँ रेफरेंस पॉइंट ओ को मान लूं, तो ये ओ जो पॉइंट है, ओरिजिन जो है, ये किसी एक ही क्षेत्र में हो सकता है, इधर या तो उधर या इधर। तो मुझे तो यहाँ इधर नजर आ रहा है, तो मैं यह बोल पाऊंगा कि इस लाइन के इधर वाला जो क्षेत्र है, इधर जो रीजन है, ये रीजन विद ओरिजिन है। लिसन केयरफुली, रीजन विद ओरिजिन, मूल बिंदु सहित क्षेत्र। ये क्षेत्र मूल बिंदु सहित क्षेत्र हो गया। सहित मतलब जो मूल बिंदु को अपने अंदर रखता है। तो फिर इसे क्या बोलें? आपके अंदर से जवाब आ रहा है, सर इसे मूल बिंदु रहित बोलें, क्योंकि ये मूल बिंदु को अपने अंदर नहीं रखता है। बिल्कुल, कितना अच्छा तरीका बन गया है, कितना सीधा तरीका बन गया है। मैं इनका नोमेनक्लेचर कर सकता हूँ, इनका नामकरण कर सकता हूँ। दिस इज द रीजन विदाउट ओरिजिन, दिस इज द रीजन विद ओरिजिन। मूल बिंदु रहित क्षेत्र, मूल बिंदु सहित क्षेत्र। देखना यह है कि ये जो इनइक्वलिटी है, ये मूल बिंदु रहित क्षेत्र को शो करती है या ये मूल बिंदु सहित क्षेत्र को शो करती है। या हम यो कह सकते हैं कि मैं इसको चेक कर लूं कि मूल बिंदु रहित क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगी या मूल बिंदु सहित को। किसी भी एक को आइडेंटिफाई कर लीजिए, अपने आप दूसरा क्षेत्र दूसरी इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। तो किसी एक इनइक्वलिटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं, माना कि इसी को आइडेंटिफाई हम करने की प्लानिंग करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि मूल बिंदु इसमें है, ओरिजिन इसमें है या नहीं। तो फिर कैसे पता लगेगा? यदि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करे तो ओरिजिन इसमें है, और ओरिजिन इसको सेटिस्फाई ना करे तो ओरिजिन इसके अंदर नहीं है। सिंपल वे। तो रख करके देख लीजिए, 0 0 पॉइंट। आप यहाँ 0 0 पुट कीजिए, क्या मिलता है आपको देखिए। अब यहाँ 0 लिखेंगे, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 करेंगे ग्रेटर देन 12 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 12 आ जाएगा। ये तो फॉल्स है भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता।
जीरो ग्रेटर देन 12 तो नहीं होता। इसका अर्थ क्या निकला, इसका मीनिंग निकला कि भाई ये तो जो है कोई ओरिजिन 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इसके क्षेत्र में 0 0 नहीं है। या विपरीत हम कहें तो हम कहेंगे इसका क्षेत्र वो नहीं है जहां 0 0 है। तो फिर कौन सा है, जहां 0 0 नहीं है, यानी कि मूल बिंदु रहित क्षेत्र। तो फिर गौर कीजिए, ये है मूल बिंदु रहित क्षेत्र। मैं इसे स्टार मार्क कर देता हूं, मैं इसको शो करने के लिए यहाँ पर स्टार्स बना देता हूं। देखिए ये मेरे पास मूल बिंदु रहित क्षेत्र है। इस मूल बिंदु रहित क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाली इनइक्वलिटी मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, 3x plus 4y greater than 12. This is the very mathematical way to find the region. ये रीजन को ज्ञात करने का बड़ा ही मैथमेटिकल तरीका है। तो 3x plus 4y greater than 12 इसको रिप्रेजेंट करेगा, जिसको मैंने स्टार से मार्क कर दिया है। ये रीजन इसके द्वारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इस तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब में 3x plus 4y की वैल्यू मुझे हमेशा greater than 12 मिलेगी, यहाँ 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 एवरीवेयर। इस लाइन के इधर की तरफ ऐसा हुआ। तो अब ये ऑब्वियस हो गया है, ये स्वयं ही प्रमाणित हो गया, अपने आप ये क्लियर हो गया कि इधर की तरफ जो रीजन हमें मिल रहा है 3x plus 4y वो लेस देन 12 को शो करेगा, क्योंकि तीन ही पार्ट हैं। एक इनइक्वलिटी इसे रिप्रेजेंट करेगी तो दूसरी इनइक्वलिटी फिर इधर की तरफ रिप्रेजेंट करने लग जाएगी। तो आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल वे। तो अब कुछ बातें यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। देखो समटाइम ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स ने 11th-12th में भी पढ़ा हुआ होता है, तो समटाइम्स बच्चे एक गलत थॉट बना लेते हैं कि अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो उधर कर दो, लेस देन आ रहा है तो इधर कर दो ना। कहीं ना कहीं टेक्निकल हायर क्वेश्चंस के अंदर आपसे गलती हो जाएगी। आपका काम मैथमेटिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई इधर और उधर नहीं, इधर उधर नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी रीजन को डिसाइड करें तो आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड पर मैथमेटिकल लॉजिक्स की हेल्प लेते हुए डिसाइड करें, ताकि आपका डिसीजन, आपके द्वारा डिसाइड किया गया रीजन कभी भी गलत ना हो, आपके द्वारा इनइक्वलिटी का रिप्रेजेंटेशन कभी भी गलत ना हो। एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेकर मैंने आपको इस चीज़ को समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है कि हम किस तरह से इनइक्वलिटी को के रीजन्स को पता लगाएंगे। अब मैं इसी के अंदर धीरे 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 इसका लेवल बढ़ाते हुए, इसके डिफिकल्टी लेवल इसका इंक्रीज करते हुए अलग अलग प्रकार की सरल रेखाएं और असमीकाएं लेकर, इनइक्वलिटीज लेकर आपको रीजन्स डिसाइड करने की प्रैक्टिस करवाऊंगा। पर उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लेवल बढ़ा करके इनइक्वलिटीज को ड्रॉ करना सीखेंगे, एक से ज़्यादा इनइक्वलिटीज का कॉमन रीजन निकालना सीखेंगे। तो तब तक के लिए आई थिंक आपने आज जो समझा है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको एक बार घर पे रिव्यू करने वाले हैं, दोबारा रिव्यू करने वाले हैं। एक बार आप ढंग से सुन लीजिए, उसके बाद फ्री टाइम में कोई भी इनइक्वलिटी लेकर बैठ जाइए और कॉपी में उसे बनाने की कोशिश कीजिए। आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है तो भी और दिक्कत नहीं आ रही है तो भी मेरी नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे और अधिक डिटेल में आपको ले जाकर समझाऊंगा विद द हायर एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।